हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो क्लास 12th की फिजिक्स चल रही थी यूपी बोर्ड की, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका था। पहले लेक्चर में आवेश के बारे में पढ़ाया था, दूसरे में कूलाम का नियम के बारे में कायदे से पढ़ाया था। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, उसमें दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग जो वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए आपने कभी ना कभी चुंबक से खेला जरूर होगा, ठीक है। तो चुंबक आपने ये देखा होगा कि एक चुंबक, जैसे मान ली 2 चुंबक मेरे पास इस टाइम है, तो एक चुंबक आपके पास रख दें, एक मेरे पास रख दें, तो कोई काम चलेगा इससे? क्या ये जुड़ेंगे आपस में? नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब जब हम चुंबक को करीब लेके आते हैं तभी ये आपस में जुड़ते हैं। इसका मतलब किसी भी चुंबक का चारों ओर में एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में कोई चुंबक या लोहे को लाने पर क्या होता है, उसके ऊपर एक बल का अनुभव होता है। अच्छा, अभी जैसे चुंबक हम लेके आए तो यहाँ पे चिपक गया, इसका मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। और अगर यही हम इसको घुमा के लेके आते हैं तो क्या लगता है, इनके बीच देखिए चिपकते नहीं, प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन लोहे लेके आएंगे तो वो सदैव चिपक जाएगा। तो इसी तरह ये तो रही बात चुंबक की, और इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, तो समझाने के लिए हमने इसका उदाहरण आपको दिया। अब मान लेते हैं एक चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो चुंबक की तरह इसके भी चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ठीक है। चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, जिसके पास कोई अन्य आवेश अगर हम लेके आएंगे, मान लीजिए कोई अन्य आवेश लेके आए Q0, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल्स करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। और कोई एक चार्ज लेके आए -Q0, तो ये हो सकता है इसको क्या करे, हो सकता है क्या, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि किसी भी आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है, जिसपे किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है वो आवेश। तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, परिभाषा। तो डेफिनेशन लिख दिए, देखिए, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परीक्षण आवेश के बारे में। क्या होता है परीक्षण आवेश, तो समझ लेते हैं पहले इसको, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। देखिए, ये परीक्षण आवेश जो होता है ये कल्पित धनावेश होता है, ठीक है। कल्पित एक बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म बिंदु आवेश होता है, जो एक कल्पना की जाती है इसकी। मतलब ये कोई रियल वास्तविक आवेश नहीं होता है, इसकी बस क्या करी जाती है, कल्पना करी जाती है। अगर वास्तविक आवेश नहीं है तो आप जानते हैं इसमें कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, इसका अपना कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। लेकिन किसी अन्य आवेश जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसके संपर्क में आने पर इस पे क्या लगता है, एक बल का अनुभव होता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परीक्षण आवेश क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आगे। आगे आप जो है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, निरक्षी पढ़ेंगे, तो हम इसका बहुत काम में लाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो परीक्षण आवेश की डेफिनेशन लिख दिए, देखते हैं क्या है। देखिए, ये एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है, ठीक, जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। अभी भी हमने समझा, इसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। मान लीजिए कोई आवेश है, तो इसका एक वैद्युत क्षेत्र होगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई हम धन परीक्षण आवेश रख देना के, तो इस पूरे क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, वास्तविक क्या नहीं है। इसे +Q0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसे किसी भी क्षेत्र में लाएंगे तो इस पे बल का अनुभव होगा, लेकिन ये खुद कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया परीक्षण आवेश, हो गया वैद्युत क्षेत्र, समझ गए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझने के लिए हमें आवेश को आपको समझा चुके हैं क्या होता है। तो देखिए, मान लिया कोई एक आवेश है, ठीक है, तो हम इधर लाइन बना देते हैं, सिर्फ पूरा ना बना के। देखिए, मान लीजिए इसका कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, ये कोई क्या है, इसका वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम अगर किसी धन परीक्षण आवेश को लेके आते हैं, तो आप बताइए इस पे क्या लगेगा, प्रतिकर्षण या आकर्षण। तो आप जानते हैं इस पे क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा F, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र में जब किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो इस पे जो बल लग रहा होता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो बल लग रहा है F बटे, और जिस परीक्षण आवेश को लाए हैं इसे अपॉन में कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है E बराबर F/Q0, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होती है, सेट आते हैं यहाँ से, परिभाषा इसकी देख लेते हैं। देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में
एकांक धन परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ सदिश राशि है, ई भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। यहाँ लिख सकते हैं ई क्या है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब अगर ये सदिश राशि है अच्छा एक बात बताइए, इससे पहले आप एक बात बताइए इसका मात्रक क्या होगा। देखिए इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो एफ यानी कि न्यूटन और क्यू नॉट क्या मतलब आवेश, आवेश मतलब कूलाम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। अच्छा इसकी विमा की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर विमा की बात करें तो विमा भी यहाँ पे समझ लेते हैं। न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2। आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, ए टी, यही तो होती है ना। अब अगर इसको हम सही से लिखें तो क्या लिख देंगे, यहाँ देख लेते हैं एम, ठीक है, एल, टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी की पावर -3, और ए ऊपर चलाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ए की पावर -1। ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अब बात करते हैं ये एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी। देखिए जैसे मान लीजिए किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश रखा है, तो धन परीक्षण आवेश पे बल लगेगा, तो जिधर भी जब बल लगेगा तो ये चलने का प्रयत्न करेगा। तो धन परीक्षण आवेश जिधर भी चलने का प्रयत्न करेगा वही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये बात याद रखिएगा कि धन परीक्षण आवेश जिधर चलने का प्रयत्न करेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि धन परीक्षण आवेश ना होकर ये ऋण आवेश हो, ठीक, तब मुझे एक बात बताइए, ऋण आवेश पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, ठीक, इधर लगेगा ना। तो जब इधर बल लगेगा तो तब अगर ये धन परीक्षण आवेश धन ना होगी क्या हो, ऋण हो, तो इस पे जब जिधर बल लग रहा होता है इसके विपरीत दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या कि यदि कोई धन परीक्षण आवेश जिधर चलने का प्रयत्न करता है उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। और अगर धन परीक्षण आवेश क्या हो, ऋण हो, यानी कि ऋण हो आवेश, धन आवेश ना हो ऋण आवेश हो, तो क्या होगा, जिधर उस पर बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये हमने एक वैद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है। अब ये वैद्युत क्षेत्र बना दिया हमने, यहाँ पे +Q एक आवेश रख दिया। तो अब बताइए ये आवेश किधर चलने का प्रयत्न करेगा, ये इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो इस पे बल भी क्या लगेगा, इधर ही तो लगेगा, और ये बल की दिशा जो होगी वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक और क्षेत्र, अभी इसमें हमने डायरेक्शन नहीं दिखाया कि किधर वैद्युत क्षेत्र है। अब मान लीजिए -Q आवेश रख दिया और इस पे बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो अब बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, अगर माइनस आवेश है तो बल के विपरीत दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको कायदे से, इसका मात्रक, विमा और इसकी दिशा को। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखने जा रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जिसे हटाते हैं यहाँ से। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मान लिया कोई एक बिंदु आवेश है Q, जो कहाँ रखा हुआ है, बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक, इससे R दूरी पर, कितनी दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें एक बिंदु है जिसपे क्या रखा हुआ है, बिंदु P है जिसपे धन परीक्षण आवेश यानी कि Q0 रखा हुआ है, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मुझे एक बात बताइए, ये +Q आवेश है, इसके कारण जो इस पे बल लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, आप कहेंगे इस डायरेक्शन में लग रहा होगा बल। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में बल लग रहा होगा तो कूलाम का नियम हम लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, कूलाम का नियम लगाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जिस पे बल लग रहा है उसे कूलाम के नियम अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई F∉0 क्या होता है, Q1 Q2, तो पहला क्या है Q है, दूसरा क्या है Q0 है, और नीचे क्या रहता है, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि R² हो जाएगा। ठीक है, ये कूलाम का नियम हमने लगा दिया। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखा। देखिए इस पे +Q आवेश पे जो बल लग रहा होता है उसी से तो नापते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगी, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पे, अब यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अभी भी हमने देखा क्या हो गया फॉर्मूला, E बराबर F/Q0, यही तो हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, F का मान कितना है, अभी भी हमने यहाँ पे निकाला 1/4 पाई F∉0 Q इंटू Q0 अपॉन R², ठीक, इंटू Q0 भी तो नीचे, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा
क्यू नॉट हो जाएगा। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ई का मान हमें क्या मिलेगा, ई का मान मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। अच्छा एक चीज और, अभी हमें मान लिए कोई परावैद्युतांक के ऐसे माध्यम में रखें जिसका परावैद्युतांक k है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक k आ जाएगा, ठीक है। तो इस रक्षे यहाँ पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, k। लेकिन निर्वात या वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से E का फॉर्मूला पूरा क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। तो पूछा था बिंदु आवेश का, इसी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात रहती है दिशा की, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आप जानते हैं ये प्लस क्यू नॉट आवेश है, यानी कि धन परीक्षण आवेश है। तो इस पे जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा भाई, इस पे ये बल क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इस डायरेक्शन में बल लगाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, ओपी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू के लिए जो होगी, क्यू नॉट के लिए जो दिशा होगी क्या होगी, ओपी दिशा में होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर हम आपसे कहें यहाँ पर ये जो है माइनस, सॉरी ये नहीं, इसको ऐसे रहने, धन परीक्षण ऐसे रहने देते हैं। अगर हम ये कहें ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला आवेश है वो धन ना हो कि क्या हो, ऋण हो, तब इस पे बल किधर लगेगा, ये तो धन परीक्षण आवेश ही है, इस पे बल किधर लगेगा, इस राइट पे लगेगा। और धन परीक्षण आवेश पे जिधर चलने का प्रयत्न करता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है। तो ये माइनस क्यू आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है ना, तो ये धन परीक्षण आवेश इधर चलने का प्रयत्न करेगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, यानी कि PO दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव समझेंगे और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण समझेंगे, ठीक है। हटाते हैं इसको यहाँ से। अगली हेडिंग हमारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। देखिए सबसे बड़ी डेफिनेशन इसकी देख लेते, लिख दिया है तो अभी भी समझाते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। मान लिए ये एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। तो ये आवेश क्या होगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र होगा, ठीक है, एक क्षेत्र होगा ना। अब मुझे एक बार बताइए, इसके पास एक हम प्लस क्यू आवेश लेके आते हैं, ठीक है, प्लस क्यू आवेश लेके आते हैं, प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश लेके आते हैं। तो ये क्या होगा, ये इस दिशा में चलने लगेगा, ठीक है, इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस दिशा में चलने लगेगा। तो ये जो रेखा होगी जिस दिशा में चलेगा उसे ही क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखा कहेंगे। अब मान लीजिए कोई माइनस क्यू आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब इसके पास हम किसी धन परीक्षण आवेश को लेके आते हैं, तो ये किधर चलेगा, ये इस दिशा में चलने लगेगा, इधर ही चलेगा। तो ये क्या क्या दिखाएगा, इसकी वैद्युत बल रेखा को दर्शाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हमने, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के चलने के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। अब हम लोग एक बात समझते हैं कि एकल धनावेश क्या करता है या एकल ऋणावेश क्या करता है, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं कायदे से हम लोग। देखिए ये समझने वाली चीज है, कोई भी अकेला धनावेश होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई अकेला जो है धनावेश होगा तो उससे वैद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होंगी, सीधी निकलेंगी, ठीक है। उससे वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, सीधी निकलेंगी, और सीधी निकल के कहाँ चली जाएंगी पता नहीं, मतलब अनंत में चली जाएंगी, ठीक है। इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और कहाँ चली जाएंगी, अनंत में निकल जाएंगी, चली जाएंगी और सीधी निकलेंगी किसी भी अकेले धनावेश से। अब मान लीजिए कोई अकेला ऋणावेश है, ठीक है, कोई अकेला ऋणावेश है, तो कहीं पता नहीं कहाँ से अनंत से वैद्युत बल रेखाएं आएंगी और इस आवेश में चली जाएंगी, ठीक है, सीधी, ठीक है, अनंत से आएंगी इस आवेश में चली जाएंगी, सीधी चली जाएंगी। अब एक बात और, मान लीजिए पेयर है आवेशों का, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, पास पास रखे हुए हैं। तो इससे अभी देखिए अकेले थे तो इससे सीधी निकल रही थी, ये बात ध्यान रखिएगा, सीधी निकल रही थी। लेकिन मान लीजिए कोई पेयर रखा हुआ है, एक प्लस क्यू रखा हुआ है एक माइनस क्यू रखा हुआ है। अब इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, कहाँ चली जाएंगी, अनंत में चली जाएंगी, अनंत से आएंगी कहाँ चली जाएंगी, माइनस क्यू में चली जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से निकली और किस में चली गई, माइनस क्यू में चली गई। तो जब दो पेयर रखे होते हैं, मतलब सॉरी एक पेयर रखा होता है आवेशों का, प्लस क्यू माइनस क्यू का, तो उसमें क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हो जाती हैं, वक्र के रूप में हो जाती हैं। इस बात का
ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अकेला धनावेश है तो सीधी निकलती हैं, और दो एक जोड़ा रखा हुआ है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, तो कैसे हो जाती हैं, वक्र के रूप में हो जाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो इसे हटाते हैं यहाँ से। वैद्युत बल रेखाओं के गुण एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। आपने अभी भी ये चीज देखी कि धनावेश से चल के कहाँ जाती है, अनंत पे जाती हैं, और ऋणावेश में अनंत से ऋणावेश में आती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि धनावेश से चलकर कहाँ जाती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा पॉइंट, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी बल रेखा है, उस पर हम कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो क्या होगी, वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, ठीक है। कोई भी दो बल रेखाएं हैं वो परस्पर क्या है, काट नहीं सकती। क्यों, आप समझिए इस बात को, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर क्या हो जाएगा, दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, ठीक। दो स्पर्श रेखा होंगी जो कि क्या है, असंभव है। तो ये हो गए आपके वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। तो इसे हटाते हैं। तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होता क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव वो समायोजन है, वो निकाय है, वो सिस्टम है जिसमें समान आवेश, ठीक है, समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, तो ऐसा समायोजन को क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, फिर समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर, ठीक है, परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। अब एक बात और समझने वाली है कि ये अल्प दूरी को क्या लिया जाता है, बुक्स में आपने देखा होगा, इसको लिया जाता है 2L। कितना लिया जाता है, 2L। क्यों, क्योंकि अभी आप इसमें जो है आगे पढ़ेंगे अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति, तो जो दूरी नापी जाएगी वैद्युत द्विध्रुव से वो मध्य बिंदु से नापी जाएगी। हम मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। अब मध्य बिंदु नापी जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये दूरी क्या है, L हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। अब मान लीजिए खाली L लेते तो ये L/2 करना पड़ता, तो कैलकुलेशन में समस्या होती, तो इसीलिए हम क्या मानते हैं, इसको 2L मानते हैं। अब बात ये तो होगी वैद्युत द्विध्रुव की। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, किसी एक आवेश, ठीक, इन दोनों में से किसी भी एक आवेश तथा उनके बीच की जो अल्प दूरी होती है उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को लिख भी दिया, देखिए, किसी एक आवेश, ठीक है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, ठीक। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए, इन दोनों से किसी भी एक आवेश को ले लेते हैं, हमने वाली Q ले लिया, ठीक है, इसका परिमाण ले लिया, और इनके बीच की दूरी क्या है, अल्प दूरी 2L है, तो इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे। अब बात करते हैं कि इसकी मात्रक क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें मात्रक की, अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का होता है मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। अब बात करें अगर हम विमा की, ठीक है, विमा की बात करें तो विमा हम कैसे लिखते हैं, आप जानते हैं, आवेश की विमा क्या होती है, A इंटू टी, और लंबाई की क्या होती है, L होती है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी विमा हमें क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी LTA, ये क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। अब बात करते हैं कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होती है, देखिए फ्रेंड्स, इसकी दिशा जो होती है वो किधर होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ठीक है। किधर इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो किधर दिशा होगी, -Q से +Q की ओर। ये बात का ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने ये पढ़ाया है, और जितना भी अभी आपको पढ़ा दिया है, अगर उसमें कुछ समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति, इसके बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।